कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। अब मैं परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर पढ़ूंगा। बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 4 विकल्प वाले हैं। इन प्रश्नों को देखिए। पहले 4 विकल्प वाले। भारत विभाजन के दौरान भारत से जाने वाले लोग किस समुदाय के थे? भारत से जो यहाँ से गए थे वो लोग किस समुदाय के थे? तो वो मुस्लिम समुदाय के थे। किसके थे? मुस्लिम समुदाय के। भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। कितनी थी? 565। निम्नांकित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का हिमायती या पक्षधर था? यथावत समझौते का, कि जो समझौता है उसी का पक्षधर था। तो निम्नांकित में से कौन था? तो निम्नांकित में से कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद उसका पक्षधर था, जो समझौता हुआ था उसका। निम्नांकित में समस्या परक देशी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी समस्या परक? 4 में फिर से देख लेते हैं। हैदराबाद ही थी समस्या परक देशी रियासत। फिर अगला प्रश्न है 5वां। राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, वह कौन सा था? तो वो थे द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात की थी वो थी मुस्लिम लीग। कौन सी थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कश्मीर में भारत के विलय के समझौते पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे, कश्मीर का भारत में विलय के समझौते पर। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू की गई। निम्नांकित में कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे? राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन से व्यक्ति नहीं जुड़े हुए थे? इनमें से बताना है। तो इनमें से जो नहीं जुड़े हुए थे वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी ये राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे। जबकि सैयद फजल अली, H.N. कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर, ये तीनों तो जुड़े थे, के.एम. मुंशी इससे नहीं जुड़े थे। दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश पहले ही। निम्नांकित में कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था? सरदार वल्लभ भाई पटेल यही थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने की समस्या, शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न कर दी है, शरणार्थी समस्या को जन्म दिया। योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। किस योजना द्वारा? माउंटबेटन योजना द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों की वजह से नोआखाली नामक स्थान चर्चित रहा। सांप्रदायिक दंगों के लिए नोआखाली नामक स्थान बहुत ज़्यादा प्रचर्चित रहा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1953 में की गई थी। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। फिर है आंध्र प्रदेश की स्थापना का वर्ष 1953 है। विदर्भ क्षेत्र राज्य में है, मध्य प्रदेश में विदर्भ। अब सत्य कथन बताना है। ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों भारत और पाकिस्तान में बांटा गया, ये सत्य है। भारत विभाजन में पंजाब एवं बंगाल प्रांतों का भी बंटवारा किया गया, ये भी सत्य है। फिर तीसरा कथन है भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली अंतिम देशी रियासत जम्मू तथा कश्मीर थी, असत्य है। अंतिम रियासत कोई और थी। लाला लाजपत राय को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, असत्य है। 35% जनसंख्या वाले हैदराबाद के निजाम के ब्रिटिश सरकार से विशेष संबंध थे, सत्य है। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा मूलतः पंजाब राज्य का ही अंग नहीं था, ये 7वां, यह सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे, 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे, सत्य है। अब स्तंभ खा को मिलाना। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन त्रासदी वर्ष
कब का था? 1947। महात्मा गांधी का बलिदान 30 जनवरी 1948। शरणार्थी शिविरों में पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण कौन कर रहा था? इन कार्यों का निरीक्षण ये कर रहे थे लेडी माउंटबेटन। उस्मान अली खान जो है क्या था? ये जो है हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम। भौगोलिक आधार पर सीमांकन हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड का हुआ, भौगोलिक आधार पर सीमांकन। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय के लिए जो सहमति पत्र बनता था वो कहा जाता था, या विलय पत्र था, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद के निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर से कौन दुखी था? तो ये थे तेलंगाना के किसान। जूनागढ़ रियासत के दीवान का नाम साहिबनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अब अगले अति लघुत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र क्या था? इसके द्वारा कोई भी देशी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था। इसके द्वारा कोई भी देशी रियासत का नरेश भारतीय संघ में शामिल अपने राज्य को, अपनी देशी रियासत को कर सकता था, लेकिन उसे प्रतिरक्षा, विदेश संबंध तथा यातायात एवं संचार व्यवस्था का दायित्व संघीय सरकार को सौंपना होता था। अपनी जो व्यवस्थाएं थी वो चला सकता था, लेकिन प्रतिरक्षा का मामला, विदेश संबंध, यातायात एवं संचार व्यवस्था का दायित्व संघीय सरकार या केंद्र सरकार को सौंपना होता था। ये था नियम उस समय विलय पत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? जैसे जर्मनी के बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक कर दिया। देशी रियासतें और अंग्रेजी प्रांतों को मिलाकर भारत को एक कर दिया, इसलिए ही भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने मतलब अपनी सूझबूझ तथा परिश्रम से भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के एकीकरण को पूरा किया, जिस कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। और बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के। उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए बिस्मार्क की तरह कार्य इनने भी किया, इसलिए इनको भी भारत का बिस्मार्क कहा जाने लगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच विभाजन का क्या आधार था? भारत तथा पाकिस्तान के बीच विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। माने भारत तथा पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। भारत में हिंदू धर्म वाली बहुसंख्या थी और पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म वाली बहुसंख्या थी। अर्थात जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वे क्षेत्र पाकिस्तानी भूभाग तथा शेष भाग भारत कहलाए। क्या कहलाए? भारत। विभाजन की त्रासदी की कोई 2 घटनाएं लिखिए। वित्तीय संपत्ति के साथ मेज, कुर्सी, टाइपराइटर तथा पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। एक तो ये त्रासदी की घटना थी। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, ये भी इसका कारण था। ये इसकी 2 घटनाएं हो गई। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? इसी सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू एवं मुस्लिम दोनों कौमों का देश है, हिंदू एवं मुस्लिम। इसी कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग क्या थी? 1906 में ढाका में स्थापित हुई मुस्लिम लीग ने। 1906 में ढाका में स्थापित हुई थी मुस्लिम लीग, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जो उस समय बंगाल कहलाता था। पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान की मांग की थी। वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? वर्तमान जुलाई 2020 में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है और एक लद्दाख, इसलिए 9 है 8 की जगह। लघुत्तरी प्रश्नों पे आते हैं तो उनमें बताया शरणार्थी समस्या का स्वरूप संक्षेप में लिखिए। भारत विभाजन देश के लोगों के लिए एक अत्यधिक दुखदायी घटना थी। भारत का जो विभाजन था भारत और पाकिस्तान में, वो यहाँ के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक अत्यधिक दुख देने वाली घटना थी। विभाजन से उत्पन्न अनेक समस्याओं में सर्वाधिक जटिल कठिनाई
जो अल्पसंख्यकों की थी। मैंने पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उन्हें वहाँ से भगाया, और यहाँ अल्पसंख्यक थे उन्हें भगाया भले ही नहीं गया, लेकिन फिर भी कुछ चले गए थे। हमने इतना जो है अत्याचार नहीं किया, लेकिन उनने किया। इन अल्पसंख्यकों में से भारत से जाने वाले मुसलमान तथा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू एवं सिख थे। पाकिस्तान से हिंदू एवं सिख आए और भारत से जाने वाले मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों से हिंसा बढ़ती चली गई तथा दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एक यही रास्ता था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। दोनों तरफ से अपने अपने घरों को छोड़ दें। हालांकि मुस्लिमों के पास भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में रहने का विकल्प था, जबकि सिखों के सामने ऐसा कोई विकल्प मौजूद ना था तथा उन्हें सिर्फ भारत में ही रहना था। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, उन्हें सिर्फ भारत में रहना था। ये गलत था। सिखों ने भारत में सहज रहते हुए सदैव स्थानीय लोगों पर विश्वास किया, जबकि भारत में रहने वाले मुस्लिम हमेशा अपने आस पड़ोस के प्रति शंकित ही रहे। हमेशा शंका में ही रहे। वो कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, जबकि यहीं रहे, यहीं का खाया और यहीं पर शंका की चली। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा तथा त्रासदी का वर्ष था? संक्षेप में लिखिए। 1947 में को अभूतपूर्व हिंसा एवं त्रासदी का वर्ष निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है। देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश भारत को अंग्रेज हुकूमत से आज़ादी मिली। यह स्वतंत्रता देश के बंटवारे के रूप में मिली, जो देश दो टुकड़ों में बंट गया। धार्मिक उन्माद के कारण अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। दो संप्रदायों में, हिंदू मुस्लिम में। इस हिंसा में लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, अनेक लोगों को अपमानित होना पड़ा तथा करोड़ों की संपत्ति जलकर राख में बदल गई। विस्थापन के कारण लाखों हिंदुओं, सिखों तथा मुसलमानों को अपना अपना घर बार, गांव एवं शहर छोड़ने को विवश होना पड़ा। अपने प्रियजनों एवं रिश्तेदारों से बिछुड़कर कई लोगों ने तो अपना धर्म तक परिवर्तन करने हेतु बाध्य होना पड़ा। ये भी एक समस्या थी। अब आता है अगला प्रश्न। जूनागढ़ के शासक द्वारा पाकिस्तान में मिलने का असफल प्रयास किया गया, संक्षेप में समझाइए। जूनागढ़ का जो शासक था उसको जो है क्या करना पड़ा? पाकिस्तान में असफल प्रयास किया शामिल होने का, और उसको जो है भारत में ही मिलना पड़ा। गुजरात के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित जूनागढ़ एक देसी रजवाड़ा था। गुजरात के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित जूनागढ़ एक देसी रजवाड़ा था जो पाकिस्तान की भूमि से बहुत दूर था। इसमें मनसबदार, बाबरिया बाड़ तथा मंगरोल जागीरें सम्मिलित थी। 3 जागीरें सम्मिलित थी। मनसबदार, बाबरिया बाड़ तथा मंगरोल जागीरें सम्मिलित थी। हालांकि जूनागढ़ का नवाब महावत खान था। जो वहाँ का नवाब था वो महावत खान था, और महावत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। लेकिन यहाँ रहने वाली 80% जनसंख्या गैर इस्लामिक लोग थे। जनसंख्या में गैर इस्लामिक लोग माने मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्म वाले लोग ज़्यादा थे, 80%। और इस गैर इस्लामिक लोगों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे भारत में मिलाना चाहते थे। कि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हिंदू थी, इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे भारत में मिलाना चाहते थे। दूरदर्शी सरदार पटेल ने इस रियासत में जनमत संग्रह कराने हेतु नवाब पर दबाव बनाया। इस रियासत में जनमत संग्रह करवाने हेतु, रेफरेंडम करवाने हेतु दबाव बनाया नवाब पर। नवाब कौन था? महावत खान। नवाब के नानुकुर करने पर या मना करने पर गृह मंत्री पटेल ने जूनागढ़ की तीनों जागीरों पर बलपूर्वक कब्जा करने का आदेश दे दिया। 3 जागीरें जो थी उन पर बलपूर्वक कब्जा करने का आदेश दे दिया सरदार पटेल ने। पहले से ही आर्थिक विफलताओं से जूझ रहा जूनागढ़ दरबार पहले से आर्थिक विफलताओं से जूझ रहा था। इस कारण वो भारतीयों की सेना जो थी, भारतीय सेना उसका सामना न कर सका तथा सरकार को शासन की बागडोर सौंपने पर सहमत हो गया। दिसंबर में हुए जनमत संग्रह में 99% लोगों ने पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। मतलब पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे, हम भारत में शामिल होंगे, ये इच्छा 99% लोगों ने व्यक्त की तथा इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ? मणिपुर वाला
आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने के बदले में महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जून 1948 में जनमत के दबाव में हुए चुनावों के उपरांत मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर विधानसभा में भारत विलय पर गहरे मतभेद थे, जहां मणिपुर कांग्रेस इस रियासत को भारत में मिलाने की हिमायती थी। मणिपुर कांग्रेस तो भारत में मिलाने की हिमायती थी, वहीं दूसरी और अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। निर्वाचित मणिपुर विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। हालांकि फिर से पढ़ना देखिए, आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने के बदले में महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जून 1948 में जनमत के दबाव में हुए चुनावों के उपरांत मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर विधानसभा में भारत विलय पर गहरे मतभेद हो गए, जहां मणिपुर कांग्रेस तो चाहती थी कि ये मणिपुर रियासत भारत में मिले और इसकी की हिमायती थी, मिलाने की हिमायती थी। वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे कि मणिपुर भारत में मिले। निर्वाचित मणिपुर विधानसभा से परामर्श किए बिना ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। हालांकि सरकार को इसमें सफलता भी मिल गई, हालांकि भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिल गई, लेकिन उसके इस कदम से लोगों में गुस्सा एवं नाराजगी पैदा हुई, जो आज भी देखी जा सकती है। मणिपुर वाली समस्या थी, आज भी देखने को मिलती। अब आता है संक्षेप में बताइए कि रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये समस्या आई कैसे। अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में बटा हुआ था। माने ये भारत दो हिस्सों में बटा था, एक तो सीधे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे और कुछ देसी रजवाड़े थे जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे, पर राजा थे, वहाँ रजवाड़े थे। जहाँ ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत जो उन पर सीधा नियंत्रण अंग्रेजी सरकार का था। वहीं छोटे छोटे देसी रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था और राजा अंग्रेजों के अधीन थे। राजा ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्यों का घरेलू शासन चलाते थे। विदेशी मामले, यातायात, संचार और प्रतिरक्षा, इनका भार जो है ब्रिटिश शासन पर था। अंग्रेजी प्रभुत्व वाले मतलब उनके रजवाड़े की रक्षा का भार अंग्रेजों पर था। उनकी संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा देखी जाती थी और साथ में जो उनकी और व्यवस्थाएं थी प्रतिरक्षा संबंधी, ये सारी व्यवस्थाएं कौन देखता था? अंग्रेजी सरकार। अब अंग्रेजी प्रभुत्व वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े थे तथा प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। अगस्त 1947 में आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी राजा अपने अपने राज्य को कि स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं या भारत और पाकिस्तान में मिल सकते हैं। ये उन्होंने गलती की। इसका तात्पर्य था कि सभी 565 रजवाड़े, 565 देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी रूप से आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजों की सोच थी कि रजवाड़े स्वेच्छा से भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरह यदि वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार राजाओं को प्रदत्त किया गया था। यह अपने आप में एक गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरे के बादल घिरने लगे थे। ये समस्या बन गया बहुत बड़ी। अब भारत ने कश्मीर के महाराज को किस प्रकार मदद की थी? 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सशस्त्र पठान कबीलों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिनको कबायली हमला बोलते हैं, जिससे घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य कार्रवाई की मदद करने की मांग की। भारत ने महाराजा के इस निवेदन को कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की शर्त पर स्वीकार किया। 23 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय का फैसला लिया और 26 अक्टूबर को तत्संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
तत्काल ही महाराजा की मदद हेतु भारतीय सैनिकों की प्रथम टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से कश्मीर छापामारों को खदेड़ने हेतु भेजी गई। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्या को समझाइए। आज़ाद भारत में रियासतों के विलय से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर रियासत थी। हालांकि यहाँ का शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू शासक था, लेकिन बहुसंख्यक लोग मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर के शासक की प्रारंभिक इच्छा पूर्ण रूपेण आज़ाद रहने की थी। पाकिस्तान इस रियासत का विलय अपने देश में चाहता था। इस प्रयोजन हेतु उसने सर्वप्रथम आर्थिक दबाव का सहारा लिया और जब इससे भी उसे सफलता नहीं मिली तो कबायलियों को कश्मीर में घुसपैठ करने हेतु उकसाया। ऐसी विषम परिस्थिति में रियासत के महाराजा ने भारत से मदद मांगी, जिसे भारत ने रियासत के देश में विलय की घोषणा के बाद ही स्वीकारा। देश में विलय के बाद ही स्वीकारा मतलब फिर से बताएं, आज़ाद भारत में रियासतों के विलय से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर रियासत की थी। हालांकि यहाँ का शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू शासक था, लेकिन बहुसंख्यक लोग मुसलमान थे। अब यह समस्या थी क्योंकि यह दिया गया था जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम है वो पाकिस्तान में, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है वो भारत में। जम्मू कश्मीर के शासक की प्रारंभिक इच्छा पूर्ण रूपेण आज़ाद रहने की थी, स्वतंत्र देश बनने की थी। पाकिस्तान इस रियासत का विलय अपने देश में चाहता था क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान थे। इस कारण इस प्रयोजन हेतु उसने सर्वप्रथम आर्थिक दबाव का सहारा लिया। आर्थिक दबाव बनाया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर। जब इससे उसे सफलता नहीं मिली तो उसने कबायलियों को भेज दिया कश्मीर में घुसपैठ करने हेतु। ऐसी विषम परिस्थिति में रियासत के महाराज ने भारत से मदद मांगी, जिसे भारत ने रियासत के देश में विलय की घोषणा के बाद ही स्वीकारा। माने जम्मू कश्मीर की इस जो विषम परिस्थिति थी उसमें भारत ने मदद करने को तो कहा, लेकिन कहा कि पहले अपनी रियासत का विलय की घोषणा भारत में स्वीकार करो तो हम करेंगे। तो घुसपैठियों को कश्मीर में से खदेड़कर भारत ने रियासत को बचा तो लिया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा, जिसे आज़ाद कश्मीर कहकर संबोधित किया जाता है। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की पृष्ठभूमि, कार्य तथा उससे जुड़े अधिनियम का अति संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की कार्यप्रणाली बताना है, निर्माण बताना है, ये सब बताना। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग हेतु संघर्ष होने लगे। इन संघर्षों से मजबूर होकर भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का मजबूर होकर भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करके अपने सुझाव सरकार को देना था। इस आयोग ने सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1956 में इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश उस समय 1956 में बनाए गए थे। अब अगला प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन का क्या परिणाम निकला? भारत में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप उनको उनकी संस्कृति तथा भाषाई आधार पर नई राजनीतिक पहचान मिली। राज्यों के पुनर्गठन से जनसाधारण ने राज्य की राजनीति को सफलतापूर्वक समझा। राज्यों के पुनर्गठन की वजह से ही राज्य राजनीति और अधिक लोकतांत्रिक बन गई। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषाई वर्ग की उपयोगिता काफ़ी घटी, क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलापों पर भाषाई क्रियान्वयन अब स्थानीय भाषा में होने लगा। यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप ही वहाँ का प्रशासन सरलता से संचालित किया जाने लगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों को लेंगे।